नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में फ्रांस की क्रांति के ही आगे के जो कारण हैं जिनमें जिनमें हम आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि, फ्रांस की क्रांति के होने के राजनीतिक और सामाजिक कारणों उनकी चर्चा की थी। और उसमें हमने पाया था कि जो फ्रांस का जो राजनीति जो थी वो जन कल्याणकारी नहीं थी। राजा जनता की समस्याओं से बहुत परिचित नहीं था, ना ही उसका कोई वास्ता था, ना ही कुलीन जनों का, ना ही पादरी वर्ग का। इसी तरीके से सामाजिक जो जो व्यवस्था थी वो भी चरमराई हुई थी। और वही वही व्यवस्था, वही जो एक टूटी फूटी जर्जर आर्थिक अर्थव्यवस्था भी हमको दिखाई देती है। और वो एक बहुत बड़ा कारण साबित होती है फ्रांस की क्रांति के होने में। तो आइए देखते हैं क्या है फ्रांस की क्रांति की आर्थिक कारण जो है। पहला है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। जो फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की जो क्रांति के होने के बहुत बड़े कारणों में से एक कारण है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल भी शेप में नहीं थी। मतलब कि जो राजा है उसकी जो आय है वो एक तरीके से राजा की जो व्यक्तिगत आय है और राज्य की जो राजकीय आय है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। मतलब राज्य की जो पैसे कलेक्ट होते थे, टैक्स के रूप में जो कलेक्ट होते थे, उनको वो अपने निजी कामों के लिए उपयोग में आराम से ले लेता था। कहाँ से धन आ रहा है, किन मर्दों पर पैसे खर्च किया जाना है, कहाँ से रेवेन्यू आय जनरेट होगा, इन सब की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। जिसके कारण जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति है उसका कोई एक अनुमान ही नहीं लग पा रहा था। कि बस लोगों को ये पता था कि जो आर्थिक स्थिति है वो खराब है, लेकिन किस हद तक खराब है इसका कोई आइडिया जो क्लासेस हैं, यानी कि कुलीन वर्ग है, राजा है, पादरी, इनको कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि उनका आम जनता से संपर्क ही एक तरीके से खत्म हो गया था। इसी प्रकार से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो मेनली जो टैक्स जो पे करने वाले जो लोग थे वो थर्ड स्टेट में थे। थर्ड स्टेट जिसमें कि आपके मध्यम वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, दार्शनिक, ये सब लोग शामिल है। इसके अलावा किसान, मजदूर और भी जो भी लेबर है वो सब इसमें शामिल थी। और वो लगातार न केवल टैक्स दे रहे थे बल्कि वो बेगारी भी कर रहे थे, जिसको कुर्वी कहा जाता था, वो भी कर रहे थे। लेकिन ये जो राजा जो पादरी वर्ग है, अपर क्लास पादरी वर्ग, और इस तरीके से जो कुलीन वर्ग है, वो कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा था, जबकि सारे पैसे का उपभोग ये दोनों ऊपर के वर्ग ही कर रहे थे। लेकिन उनका किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इकोनॉमी में। मतलब उनको पैसे, इकोनॉमी, वो किसी तरीके से मनी जनरेट करने के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। दे वर जस्ट एंजॉयिंग मनी, हार्ड अर्न मनी ऑफ थर्ड स्टेट पीपल। इसीलिए कहा जाता था कि फ्रांस में पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता टैक्स देती रहती है। ऐसी इस व्यवस्था में जिसमें इतना विभेद है कि एक वर्ग है वो ही सारा का सारा टैक्स पे कर रहा है, तो ये तो एक तरीके से अवश्यंभावी ही हो जाता है कि कहीं ना कहीं असंतोष जो है वो बुरी तरीके से पनप रहा है समाज में। जो टैक्स वसूल करने की जो प्रणाली है उसमें भी कोई नियम नहीं था, उसका भी कोई एक रूपता नहीं थी उसके अंदर। उसको मर्जी हो उतना बढ़ा सकते थे। जनरली घटाने के चांसेस तो कम ही होते थे, उसको बढ़ाया ही जाता था, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा कलेक्ट होगा आम जनता से उतना ही वो लोग अपने जो अपर क्लासेस हैं वो अपने पर खर्च कर सकेंगी। इसलिए टैक्सेस को बढ़ाया जाता था, लेकिन उनको बढ़ाने का भी कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं था कि जिसके बेसिस पर टैक्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, जो जो जनता पहले से ही टैक्स दे रही थी, दे दे के परेशान हो गई थी, बेगारी भी कर रही थी, उसकी कमर टूट गई थी टैक्स दे दे के, और उसके ऊपर और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली उनमें बेहद आक्रोश था।
इसी तरीके से जो टैक्स वसूल करने के लिए भी कोई के लिए भी जो भी ऊंची बोली लगा देता था कि हम आपको टैक्स वसूल करके देंगे, इतना टैक्स वसूल करके देंगे, तो वो उनको एक तरीके से ठेके पर दे दिया करते थे। और ये जो ठेकेदार होते थे, अपना फायदा बचाए रखने के लिए, अपना फायदा भी मेंटेन रखने के लिए वो जनता से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते थे, और इसके लिए वो जनता पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था जो है, जब आप अर्थव्यवस्था में बहुत सारे टैक्सेस हैं, प्रगतिशील कर नहीं है, आम जनता को टैक्स देना पड़ रहा है, कोई आर्थिक नियम नहीं है, सरकार ने व्यापार उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनाया है, तो ये डेफिनेटली जो व्यवसाय है, वाणिज्य है, उस पे भी उसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि हर जिले में जाने पर उनको व्यवसायियों को अलग अलग तरीके से टैक्स पे देना पड़ रहा था। ठीक है, उनपे कई सारे प्रतिबंध लगे थे, कौन से व्यापार वो कर सकते हैं, कौन से व्यापार नहीं कर सकते हैं, कौन से जिले में जाएंगे तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। कोई एक नियमों में कोई एक रूपता नहीं थी, और इन नियमों में एक रूपता न होने के कारण जो जो व्यापार है अब उतना ज्यादा रुचिकर नहीं रह गया था लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे भी शोषण की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। इसलिए फ्रांस, इसका व्यापार और वाणिज्य अर्थव्यवस्था की एक तरीके से रीढ़ होती है, अगर वो उतना अच्छा नहीं है तो अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा जाती है, और यही फ्रांस की अर्थव्यवस्था के साथ में हुआ। इसके अलावा जो फ्रांस में बेरोजगारी की जो स्थिति है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग धंधे हैं वो बंद हो गए थे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास में कुछ लोगों के पास में मशीनें आ गई थी, और मशीनों से अधिक उत्पादन हो रहा था। अब लोगों की जरूरत नहीं थी, जो लेबर होती है उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मशीनें काम कर रही थी। जो काम पहले 10 मजदूर करते थे, अब वो एक मशीन ही कर लेती है उतना काम। तो अब मजदूरों की इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए मजदूरों में भयंकर बेरोजगारी आ गई थी। ठीक है, और जो मशीनों के कारण जो घरों में लोग अभी तक काम करके उद्योग धंधे चालू थे, उनके घरेलू उद्योग धंधे थे, वो भी एक तरीके से ठप पड़ गए, और इसके कारण जो किसान और मजदूर हैं वो भी बेकार हो गए, और वो बेकारी के कारण वो भी फ्रांस की क्रांति के बहुत बड़े समर्थक बन गए। इसी तरीके से सैनिकों में भी बहुत ज्यादा असंतोष पर्याप्त था, क्योंकि जो फ्रांस के जो सैनिक वर्ग है उनमें से भी मर्सिनरी सैनिक थे, और ये जो सैनिक थे वो पार्ट टाइम किसान भी थे। और जब जब किसानों को लगातार टैक्स देना पड़ रहा था, उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, तो वे और भी ज्यादा असंतुष्ट हो गए। साथ ही साथ इन सैनिकों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता था, इनके बहुत बहुत दिनों तक वेतन बकाया रहते थे। सैनिकों के लिए ना अच्छा भोजन था, ना ही उनकी यूनिफॉर्म्स होती है, उनके जो वस्त्र हैं वो बहुत अच्छे उनका प्रबंध किया गया था। साथ ही साथ सेना में जो पदोन्नति है वो भी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि कुलीनों की सिफारिशों के आधार पर की जाती थी। उच्च वर्गों पर व्यक्ति व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के आधार पर नहीं प्लेस होता था, बल्कि उसकी कुलीनता के आधार पर उसको प्लेस किया जाता था, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सेना के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष था। इस तरीके से सच सच तो ये है कि जब लुई 16 प्लेस हुआ फ्रांस की जो गद्दी पर, राजगद्दी पर, उस समय सच तो ये है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति में थी। फ्रांस लगभग लगभग दिवालिया के कगार पर पहुंच गया था। फ्रांस के राजाओं ने एक तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की, दूसरा जो लुई 14 था, जो कि उसके ग्रैंडफादर थे लुई 16 के, उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए यूरोप में, और इसके कारण जो शाही कोष है वो एक तरीके से खाली हो गया। उनकी मृत्यु के बाद में लुई 15 ने ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, और साथ ही साथ सेवन ईयर वॉर हुए, उनमें भी भाग लिया, जिसके कारण राजकोष और ज्यादा खाली हो गया। जो राजकोष पहले से ही खाली था वो और खाली हो गया, और अंततः जब लुई 16 ने फ्रांस की जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भाग लिया, उसके बाद में फ्रांस की जो आर्थिक दशा है वो बिल्कुल ही चरमरा गई। साथ ही साथ मैं आपको लगातार बताती जा रही हूँ कि सम्राट
सम्राज्ञी और उनका जो परिवार है, कुलीन वर्ग है, वो राज्य राज्य का बहुत सारी जो राशि है का परसेंटेज है वो उन पर ही खर्च किया जाता था। फ्रांस का महल तो एक तरीके से लूटपाट का साधन था। एक तरफ दोषपूर्ण कर प्रणाली थी और दूसरी तरफ एक वर्ग था जो कि कोई टैक्स नहीं दे रहा था, सिर्फ उस धन का उपभोग कर रहा था खुद के एंजॉयमेंट के लिए, ऐशो आराम के लिए। जो किसान था, जो कि पहले से ही गरीब था, वो और ज्यादा गरीब हो गया, वो ही करदाता था केवल। इस तरीके से राजकोष की स्थिति है जो वो बहुत ज्यादा शोचनीय हो गई थी। सच तो ये है कि फ्रांस में आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित किया जाता था। जब अर्थव्यवस्था का अर्थ का प्रिंसिपल सिद्धांत ही उल्टा हो तो अर्थव्यवस्था तो बुरी तरीके से खराब होनी ही थी। और यहाँ पर भी जो फ्रांस की जो फ्रांस का जो केंद्र है, राजा, वो नहीं संभला और उसने राज्य ऋण ले लेकर अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। इसी कारण राज्य ऋण है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अब तो मूलधन तो क्या, फ्रांस ब्याज चुकाने की भी स्थिति में नहीं था और इस कारण से फ्रांस लगभग लगभग दिवालिया स्थिति में पहुंच गया। तो एक आप समझ रहे हैं कि एक जो वर्ग है वो टैक्स पे कर रहा है, दूसरा वर्ग है वो टैक्स को एंजॉय कर रहा है। राज्य ऋण ले रहा है, उसको चुकाने की स्थिति में नहीं है। फ्रांस की स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। अब एक तरीके से बस विस्फोट की जरूरत थी और जैसे ही वो चिंगारी लगी, फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हो गई। अर्थव्यवस्था असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण होती है और ये बहुत बड़ा कारण साबित हुई फ्रांस की क्रांति